मेरे पास एक डरावना दिखने वाला सवाल है, लेकिन इसे मैं सिस्टम की मदद से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आओ सवाल को देखते हैं। हमारे पास एक 12 केजीज का ब्लॉक है जो कि टेबल पे रखा हुआ है, और ये दोनों साइड से दो अलग अलग ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये इस साइड से एक 3 केजीज की ब्लॉक से कनेक्टेड है, और राइट साइड से ये एक 5 केजी की ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब यहाँ ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन भी है, और उसकी कोएफिशिएंट दी हुई है 0.1। अब तुम्हें पता लगाना है कि इस 12 केजी की ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब अगर तुम इस प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से करो तो बहुत टाइम लग सकता है और बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले तुम इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे और उस पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के इसकी इक्वेशन निकालोगे, और फिर तुम सिमिलर स्टेप्स करोगे इस ब्लॉक के लिए भी और इस ब्लॉक के लिए भी। और उसके बाद इन तीनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, तो तुम उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन दोनों वायर्स में टेंशन अलग अलग होने वाला है, क्योंकि ये रस्सियां अलग अलग हैं। एक सिंगल वायर में टेंशन सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे तो वायर अलग अलग है ना, तो इसलिए टेंशन भी अलग अलग होने वाला है, TL और TR। तो यानी कि नॉर्मल तरीके से तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत गलतियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हम इसे शॉर्टकट से करने वाले हैं, यानी कि सिस्टम मान के करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे हम सिस्टम मान भी सकते हैं। तो देखो, सिस्टम मानने का पहला क्राइटेरिया है कि सारी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये तीनों कनेक्टेड हैं, और इनकी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ये भी सेम होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये पूरा सिस्टम अगर होता तो ये राइट साइड घूमता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट भारी है, 5 किलो का वेट है और ये 3 किलो का वेट है, तो ये राइट साइड ही घूमेगा। अब अगर ये 5 केजी का ब्लॉक ये 1 मीटर नीचे आता है, तो यानी कि रस्सी ये खिंच गई, और ये रस्सी ने यहाँ से 1 मीटर खींच लिया, तो यानी कि ये ब्लॉक भी 1 मीटर आगे खिसक जाएगा। और क्योंकि ये आगे खिसक गया है, यानी कि ये इस रस्सी से 1 मीटर खींच लेगा, यानी कि ये इस ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर खींच लेगा। तो यानी कि इन सारे ब्लॉक्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब कुछ कनेक्टेड है। जितना मीटर ये नीचे जाएगा उतना मीटर ये राइट और उतना मीटर ये ऊपर। यानी कि अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कुछ नीचे के डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड A, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होने वाली है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड A। और सिमिलरली इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में होने वाली है, मैग्नीट्यूड A। तो अब क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और तीनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान सकता हूं, ऐसे, ये वाला सिस्टम। और ये सिस्टम जा रहा है राइट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, क्योंकि ये वाली ब्लॉक भारी है। अब इसे भी लिख लेते हैं, इसे हटा के। तो ये सिस्टम जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहां लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब मैं सिस्टम पे लगाने वाला हूं न्यूटन का सेकेंड लॉ, और ये कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम is equal to net external force on the system along the direction of motion divided by total mass of the system, sorry। तो देखो, अब ये ऐसा करने से हमें फायदा ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से बात करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे टेंशन हो जाएगा इंटरनल फोर्स, ये पूरी एक सिस्टम हो गई, और टेंशन यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल फोर्स, और इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि सारे इंटरनल फोर्स आखिर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिस्टम पे हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस एंड से बात करना चालू करें, तो यहाँ पे एक ग्रेविटी का फोर्स होगा नीचे के डायरेक्शन में, ग्रेविटी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, F(g), और इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है 10 मान लेते हैं, तो 5 × 10 हो गया 50 न्यूटन्स, 50 न्यूटन्स। अब इस पे एक टेंशन लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन तो इस सिस्टम का इंटरनल है ना, उससे तो बात करनी है ही नहीं। यहाँ पे देखो, ग्रेविटी एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी अर्थ लगा रही है, और अर्थ सिस्टम के बाहर है। अब आप बात करते हैं इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक पे एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, ये दोनों इंटरनल, तो इसे हटा दो। एक ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, ग्रेविटी लग रही होगी नीचे के डायरेक्शन में, F(g), और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी मास इंटू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 120 न्यूटन। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी टेबल, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल फोर्स भी बना लेते हैं। नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ नॉर्मल। अब इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेविटी के फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाली है, तभी तो ये ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ना, तो इन्हें यहाँ पे लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो अभी तक हमारे पास बस एक ही एक्सटर्नल फोर्स आया है, वो है ग्रेविटी का फोर्स। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ब्लॉक और टेबल के बीच में,
और ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रही है राइट डायरेक्शन में। अगर कोई एक्सेलरेशन होगा तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगी राइट डायरेक्शन में, तो यानी कि इस पर फ्रिक्शन लगने वाला है पीछे के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा इस पर पीछे के डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, इसे थोड़ी देर में निकालते हैं। पहले आओ इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, और ये है ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी मास इंटू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है 30 न्यूटन्स। अब देखो इस पर टेंशन लग रहा होगा, लेकिन वो भी इंटरनल फोर्स है, तो यानी कि हमने अपने सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को नाप लिया है। एक एक्सटर्नल फोर्स इधर है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। एक एक्सटर्नल फोर्स ये है फ्रिक्शन का, और एक एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ ग्रेविटी की। इन दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये तो एनीवेज हमारे मोशन में कोई इफेक्ट लाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसे मैं ऐसे लिखने वाला हूँ यहाँ पे। पहली बात तो ग्रेविटी की फोर्स, अब ये ग्रेविटी वाली फोर्स ये मोशन को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, यानी कि ये पॉजिटिव होगी, प्लस 50 न्यूटन्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे दूसरी फोर्स है फ्रिक्शन की, ये मोशन के अगेंस्ट है, यानी कि ये रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये नेगेटिव होने वाली है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स जो कि इधर लग रही है सिस्टम पे, और ये नीचे के डायरेक्शन में हमारी ब्लॉक मूव कर रही है ऐसे, और यानी कि ये वाली जो ग्रेविटी की फोर्स है ये मोशन को अपोज कर रही है, ये रेजिस्ट कर रही है, ये इसे रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, -30 न्यूटन्स। और ये पूरी चीज़ डिवाइडेड है टोटल मास से। टोटल मास ऑफ द बॉडी कितनी है? 12 + 3 15, 15 + 5 20 kg। ये हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स की भी बात करनी है, तो यहाँ जल्दी से कर लेते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स ये होती है म्यू इनटू नॉर्मल की फोर्स। अब ये म्यू के डेफिनेशन से आता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया एक रेशियो, दिस इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सेम सरफेस। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1 और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, अब देखो नॉर्मल की मैग्नीट्यूड बराबर होने वाली है ग्रेविटी के फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 120 न्यूटन्स, 120 न्यूटन्स। अब इसे अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 न्यूटन्स। अब आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पे डालते हैं, ये हो गया 50 - 30, ये हो गया 20, 20 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 12 डिवाइड बाई 20। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 - 12 इज 8, 8 डिवाइड बाई 20। अब अगर इसे तुम थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई हमारी सिस्टम की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब अगर ध्यान दो तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी पूरी सिस्टम ये ऐसे एक्सेलरेट कर रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। अगर तुम्हें इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हो जाएगा, ये 5 kg की ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि इसे मैं लिखूंगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैसे ही इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी राइट डायरेक्शन में 0.4, यानी कि +0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में 0.4, यानी कि +0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो कितनी आसानी से हमने इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में ही सॉल्व कर लिया है।